हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन आंसर। प्रश्नावली के क्वेश्चन हम स्टार्ट करें उससे पहले अब तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। पिछली 2 क्लासों के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें जाके आप पिछले वीडियो का मैटर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, अक्षों के निर्देशांकों के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से x एक्स पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। इसी के साथ मूल बिंदु व अन्य चतुर्थांशों में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने भी हमने सीखे थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। अगर हमें इस तरीके से डायग्राम दे दिया जाए और किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो किस तरीके से हम उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी, अब हम इनके आंसर निकाल के देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अब तक हमने पढ़ा है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि चित्र को देखकर ये 4 बिंदु दे रखे हैं P, Q, R, S, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदु P कहाँ है, इस जगह प्रथम चतुर्थांश में है। अब हम जब भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहले हम x का मान लिखते हैं और फिर y का। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है। तो जब हम x का मान देखते हैं तो कहाँ देखेंगे, इस x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ये x और ये x डैश। याद करने का तरीका बताया था कि जहाँ डैश है वहाँ माइनस के निर्देशांक और जहाँ प्लस है वहाँ प्लस के निर्देशांक। ऐसे ही y अक्ष और y डैश अक्ष, तो y डैश में ये सारे माइनस के मान और ये O जो बिंदु है ये मूल बिंदु स्थित है। अब हमें क्या करना है, P बिंदु के निर्देशांक देखने हैं तो सबसे पहले x एक्स पे इसका मान देखते हैं। तो हम देखते हैं इस पे 2-2 का गैप है, 2, 4, 6 और 8, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बॉक्स पे कितना लिख रखा है, 2 लिख रखा है। जब हम इस P बिंदु के निर्देशांक x पे देखते हैं तो 4 और 6 के बीच में लाइन आई हुई है, इसका मतलब यहाँ पर x का मान क्या होगा, 5। अब नेक्स्ट हमें लिखना होता है y का मान। तो हम इस पे हम देखेंगे कि y का मान क्या है, फिर यहाँ 2 और 4 के बीच में, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, 1 का गैप, तो ये आएगा 3। तो इस तरीके से बिंदु P के निर्देशांक आए 5,3। अब हम नेक्स्ट इसी तरीके से Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। Q बिंदु के निर्देशांक में भी हमें क्या मान ध्यान रखना है कि पहले x का मान, हमेशा पहले x का देखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से पहले हमने ये 6 लिख दिया फिर मान लिखें, तो पहले हम सबसे पहले x एक्स पर मान देखेंगे। x एक्स पे आ रहा है ये -4 की सीध में, तो -4 की सीध में लिखेंगे, इसका मतलब x एक्स का मान तो आया -4। अब हम q के सामने y का मान देखते हैं तो वो है 6, तो -4 और 6 ये आ गए हमारे पास q के मान। अब इसी तरीके से हमें निकालना हो r का मान, तो r का मान निकालना है निर्देशांक। तो r की सीध में हम देखें कौन सा अक्ष देखेंगे, पहले x एक्स। तो x की तरफ जाएं तो x में ये -2 और -4 के बीच में, इसका मतलब ये लाइन कौन सी हुई, -3 की, तो x का मान आया -3। अब नेक्स्ट देखते हैं y का मान देखना हमें, तो इसकी सीध में हम चलते हैं तो ये क्या है हमारे पास, -2, इस जगह 0 और 0 के बाद -2, तो ये y का मान आया हमारे पास -2। तो इस तरीके से r के निर्देशांक हुए -3 और -2। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इस S बिंदु के निर्देशांक। तो S बिंदु के निर्देशांक निकालने सबसे पहले हमें क्या देखना है, x एक्स पे मान। x एक्स पे देखेंगे तो इस x एक्स पे सीध में चले
तो क्या आ रहा है 1 और 1 किसका है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट जो हम निर्देशांक लिखते हैं वो होता है y का मान। तो ऐसे इस पर y अक्ष पर कौन सा मान आ रहा है, -4 के बाद में -5, तो y का मान आया -5। तो इस तरीके से हमारे पास p, q, r और s चारों के निर्देशांक आ गए। p का मान आया 5 और 3, q के निर्देशांक आए -4 और 6, r के निर्देशांक आए -3 और -2 और s के निर्देशांक आए 1 और -5। तो इस तरीके से हमने चारों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब ये जो हमने चतुर्थांश में बिंदुओं के मान ज्ञात किए थे, ये उसी पर आधारित उदाहरण है कि अगर इस निर्देशित तल पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित हो तो किस तरीके से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। बेसिक टॉपिक में हमने दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था वो था दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने जो दूरी सूत्र पढ़ा था उसको किस तरीके से अप्लाई करें। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक क्वेश्चन लगभग पहले क्वेश्चन जैसे ही हैं, इसलिए उनको सॉल्व नहीं कराया। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं वही हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ज्ञात करना है दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लिया हमने जो बिंदु दिए हैं उनको कोई नाम दे दिया P पहले बिंदु को, वह दूसरे बिंदु को नाम दे दिया Q, और जो निर्देशांक दिए हुए थे वो हमने सेम उतार दिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम दूरी सूत्र लगाते हैं PQ बराबर अंडररूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमने सिर्फ अभी सूत्र लिखा है। अब हम क्या करते हैं कि जो मान दिए हुए हैं वो मान हमें इसमें रखने हैं। अब इस प्रश्न में पहले बिंदु के निर्देशांक हैं, ये तो है x1 और y की जगह जो मान दे रखा है वो है y1, और ये है x2 और ये मान है y2। अगर आप इसको अच्छे से लिख के करना चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि यहाँ x1, y1, x2 और y2 के क्या मान हैं। तो x1 का मान है -6 और y1 का प्लस का 7, और x2 का मान है -1 और y2 का माइनस का 5। ये आप यहाँ लिख भी सकते हैं सूत्र के पास में, ताकि जब भी आप ये मान इस फॉर्मूले में पुट करें तो किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। तो हम मान रखते हैं x2 का मान है -1, फिर सूत्र का माइनस का चिन्ह x1 दे रखा है -6। तो ये -6 इस तरीके से मैंने एक बार छोटे ब्रैकेट में रखा है। फिर पूरे की होल स्क्वायर प्लस का प्लस चिन्ह y2 हमारे पास क्या मान है, ये y2 माइनस का 5। नेक्स्ट हम देखते हैं y1 कितना है, माइनस का सूत्र का माइनस और y2 है 7 पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किए, फॉर्मूले से ये मान हमने फॉर्मूले में रख दिए जो ये मान क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 का -1, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 वापस से लिख देंगे माइनस, और इस माइनस की क्या हो रही है, गुणा हो रही है पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के 12 पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 6 प्लस का माइनस का 1, तो 6 में से 1 गया तो पीछे बचा
5 प्लस का 5 की होल स्क्वायर और माइनस के 12 की होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको आगे हम करें, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, ये हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मेन जो यहाँ तक आंसर आया था अंडर रूट में 25 प्लस 144, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9, 4 2 6 और ये 1, तो 169 वर्ग होता है 13 का, तो 169 का वर्गमूल आया 13, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी क्यू की, यानी पी व क्यू बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 13। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में दिए हुए हो मान दूरी ज्ञात करने और दो बिंदु के निर्देशांक दिए हो तो हम दूरी सूत्र लगाकर उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट को हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी हम दूरी सूत्र लगाते हैं तो अगर अंकों में मान आते हैं तो उन्हें सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कुछ एक स्टूडेंट को जब हमारे पास चर राशियां आ जाती है, वेरिएबल पॉइंट जैसे ए बी में या एक्स वाई में, इस तरीके के मान हो तो किस तरीके से दूरी सूत्र लगाकर उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम बिंदु है, इनको हमने पी व क्यू या ए और बी मान दे दिया। अब ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हमने सबसे पहले लगाया दूरी सूत्र, चूंकि दूरी सूत्र है ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने सिर्फ दूरी सूत्र लिखा है। अब हम जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वही मान जो हमने पहले लिखे थे x1 के, x2 के, y1 के, y2 के मान लिख लेते हैं। तो x1 का मान, पहले बिंदु के x का मान a t1 की स्क्वायर, दूसरे का मान है a t2 की होल स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में जो संख्याएं है वो सेम नज़र आ रही है, चर राशियाँ जो है वो सेम नज़र आ रही है। इनको अलग अलग करने के लिए क्या किया गया है कि जो पहले बिंदु है इसके निर्देशांक के साथ 1 1 लगाया गया है और दूसरे के साथ 2 2 लगाया गया है, यानी कि ये चर राशियाँ समान ना होकर अलग अलग हैं। तो ये हमने x1 और x2 के मान पुट कर दिए। अब हमें करने हैं y1 और y2 के मान। y1 का मान है 2a t1 और y2 का मान है 2a t2, तो ये हमने मान यहाँ पुट कर दिए। ये इसलिए रखें कि अब अगर हम इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारे किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। x2 हमारे पास है a t2 की होल स्क्वायर, फिर माइनस x1 है हमारे पास a t1 स्क्वायर, a t1 स्क्वायर। ये स्क्वायर सिर्फ इन चर राशियों के अंदर जो दी हुई है वो मान है। अभी हमने फॉर्मूले की होल स्क्वायर नहीं लगाई है, फॉर्मूले की होल स्क्वायर लगेगी यहाँ ब्रैकेट के बाहर, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट। y2 का मान लिखेंगे तो y2 हमारे पास है 2a t2 माइनस का माइनस y1, ये पहले बिंदु के y का मान 2a y1, फिर पूरे ब्रैकेट की होल स्क्वायर। तो ये अभी हमने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट की है। अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि a और a दोनों में कॉमन है, एक जैसा है, तो इसको अगर हम इस पूरे ब्रैकेट से बाहर लें जिस पे होल स्क्वायर लगी हुई है, तो ये जब a बाहर आएगा तो ये इस ब्रैकेट पर होल स्क्वायर की वजह से इस पे भी क्या लग जाएगी, होल स्क्वायर। जब ये बाहर गया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, t2 की होल स्क्वायर माइनस a बाहर जा चुका है t1 स्क्वायर,
ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट की होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ सिर्फ ए को कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर रखा है, प्लस का प्लस। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि दो दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है। फिर आप कहोगे टी भी कॉमन है, लेकिन टी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें अंतर दर्शाने के लिए क्या किया है, इसको तो 1 नाम दिया है और इसको 2 नाम दिया है, यानी कि इनकी अलग अलग वैल्यू है। तो कॉमन हमारे पास आया 2a। अब ये 2a जब इस पूरे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो जब इस पे होल स्क्वायर है तो 2a पे भी होल स्क्वायर लगेगी। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर। किस वजह से? क्योंकि इस ब्रैकेट पे क्या लगी हुई है, होल स्क्वायर। अब पीछे ब्रैकेट में क्या बचा, 2a बाहर जा चुका था, t2 माइनस का माइनस ये बाहर जा चुका है, क्या बचा t1, ब्रैकेट बंद और पूरे की होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो हमने क्या किया, कॉमन लेने का काम किया है कि जो कॉमन आया उनको इन छोटे वाले ब्रैकेट से हमने बाहर रखा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो पहला पद है और ये दूसरा पद है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर है। दोनों पदों में ए स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे नहीं है, तो 4 को हम कॉमन नहीं ले सकते। जब हमने ए स्क्वायर इस पद और इस पद में से कॉमन लिया और जब इस अंडर रूट से ये ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट की वजह से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट के बाहर बचेगा ए। यहाँ तक हमने इसको और थोड़ा इजी करके लिख दिया कि ये ए स्क्वायर बाहर गया तो पहले पद में बचा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरे पद में 4 बचा है, ए स्क्वायर बाहर जा चुका है, पीछे बचा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि दोनों पदों में ये जो पद आ रहा है t2 माइनस t1, इसमें पहले पद की भी स्क्वायर है और दूसरे पद की भी स्क्वायर है। इस जगह फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगता है तो एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं घातांक नियम में, कई बार अप्लाई भी कर चुके हैं। तो ये हम यहाँ लगाएंगे, ये तो a और ये b हुआ, इन दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो एक बार तो इसको जोड़ देंगे t2 माइनस t1 और एक बार क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये हमने इस दोनों की स्क्वायर होने के कारण और माइनस का चिन्ह होने के कारण इस एक पद के कारण ये 2 पद लिखे हैं। ये वाले ब्रैकेट पूरे की होल स्क्वायर है जिसको हमने बड़ा ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा दूसरा पद है, उसको हम सेम उतार लेते हैं, t2 माइनस t1 की होल स्क्वायर, ये इसी के साथ है। अब हम क्या देखते हैं, दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, ए तो पहले से कॉमन था बाहर, अब ये यहाँ तक एक पद और ये यहाँ तक दूसरा पद है। दोनों पदों में हम देख रहे हैं t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों पे स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, t2 माइनस t1, स्क्वायर इसकी अंडर रूट की वजह से क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। जब पहले पद में से हमने t2 माइनस t1 की होल स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अब क्या बचा हमारे पास, ये प्लस वाला पद, तो हमने यहाँ लिख दिया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर लगेगी और इस पे भी स्क्वायर लगेगी। इस पे जो स्क्वायर लगी है वो बाहर आने की वजह से, अंडर रूट की वजह से कैंसिल हो गई, शेष जो पद लगा था उस पे हमने ये स्क्वायर लगा दी। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं सेकंड पद, प्लस का प्लस और 4,
अब हम क्या करेंगे, इस पद में देखते हैं T2 माइनस T1 हम क्या ले चुके हैं, पूरे के होल स्क्वायर को बाहर लेके कॉमन में लिख चुके हैं। तो यहाँ हमारे के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, चाहे हम उसको लिखें या नहीं, एक ही बात है। तो अब हमारा जो मेन आंसर आया है ए T2 माइनस T1 अंडर रूट में T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ये आ गई हमारे पास बिंदु AB के बीच की दूरी, जिसको हमने इस पूरे फॉर्मूले से निकाला था। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर वेरिएबल पॉइंट भी आ जाए, चर संख्याएं आ जाए, अंकों के अलावा जो चर राशियां आ जाए, तो उनमें भी हम ये दूरी सूत्र लगाकर किस तरीके से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे चर राशियों के मान दिए हुए हों।